के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर इस्तेमाल करने के कितने तरीके हमने देखे थे। हमने कहा था कि हम दो तरीकों से इसे ऐड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट को HTML एक फाइल के हेड में अंदर। और बॉडी में भी। ईमेल के बिल्कुल अंदर हम इसको ऐड कर, जैसे हमने CSS की अलग फाइल बनाई थी तो फाइल को अलग बनाकर भी इसको लिंक करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हमारे पास एक्सटर्नल तरीका है कि हम एक्सटर्नली उसे ऐड कर लें। बट अगर हमने इंटरनल ऐड करना है तो हम इंटरनल ऐड करने के भी दो तरीके हैं कि हमारे पास जो यस हेड सर, का एक टैग है उसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस जो बॉडी का टैग है उसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बट अगेन जैसे कि हमारे पास CSS का कॉन्सेप्ट था, अब यहाँ पे ये जो एरिया रिकग्नाइज करता है, ये रिकग्नाइज करता है कि आपके पास जो कोड आएगा वो आएगा HTML का कोड। यहाँ पे HTML के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, यहाँ पे भी HTML के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। तो उसे कैसे पता लगेगा कि हम जिस लैंग्वेज की बात करना चाह रहे हैं फ़िलहाल वो अब HTML नहीं है, वहाँ पे HTML वाले रूल्स अप्लाई ना करो, वहाँ पे डिफरेंट रूल्स अप्लाई करो ताकि हमारे पास जो आउटपुट है वो भी डिफरेंट तरीके से शो कर रहा है। जैसे हमने क्या किया था, स्टाइल का जो टैग है वो इस्तेमाल किया। ठीक है। और स्टाइल के टैग के अंदर हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो CSS वाले अप्लाई हो जाते थे। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक टैग मौजूद होता है हमारे पास। कौन सा टैग होता है हमारे पास? स्क्रिप्ट का टैग। जी सर। जो बिल्कुल स्क्रिप्ट का टैग है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो चीज़ जाती है उसके ऊपर आपके पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं वो कौन से होते हैं? वो जावास्क्रिप्ट वाले अप्लाई होते हैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ आप क्रिएट करोगे वो कौन सी कंसिडर करेगा? वो जावास्क्रिप्ट वाली कंसिडर करेगा। ठीक है। बाकी और चीज़ें क्रिएट करोगे तो वो हमारे पास कहेगा कि ये मैं इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। ठीक है। बट अलग सिनेरियो है, हम देखेंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, लिखने का क्या तरीका होता है, कौन सी चीज़ें अलाउड होती हैं, कौन सी चीज़ें मना होती हैं। जावास्क्रिप्ट के जो रूल्स होने हैं वो हमारे पास HTML से भी अलग हैं और CSS से भी अलग है। ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को लिखने का तरीका क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब सपोज मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब होगा। मैं लिखता हूँ अलर्ट, कोई भी मैं लिख लेता हूँ हेलो। मैं देखता हूँ कि मेरे पास, अच्छा, अब देखिए मैंने लिखा है तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड इस तरह से एक पॉपअप के ऊपर शो करवाने लग गया। मतलब कि मेरे पास चीज़ें बिल्कुल ठीक रनिंग हो रही हैं। ये जो अलर्ट है, अब ये कहाँ का आपका कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, या जो भी ये स्टेटमेंट है या जो भी कुछ ये लिखा है ये किसके अंदर की है? जावास्क्रिप्ट की है। ठीक है। तो मतलब मैंने अलर्ट लिखा तो मेरे पास चीज़ें जो है वो आउटपुट करवाने लग गई। इसी तरह अगर मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और बॉडी के अंदर लिखता हूँ, अभी भी मेरे पास चीज़ें जो है वो वर्क कर रही हैं। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो एक मिनट मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी B3 मॉर्निंग को एग्जीक्यूट किया। अब देखें, वही टैग मैं बॉडी में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वही टैग मैं हेड में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसी की मदद से क्या हो रहा है, मेरे पास चीज़ें जो है वो आउटपुट दे रही हैं।
मतलब कि मुझे पता ये लगता है कि मेरे पास ये जो टैग है इसको लिखने की इजाज़त है कि मैं इसे हेड में भी ऐड कर सकता हूँ, इसे बॉडी में भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, चीज़ें जो है वो आउटपुट दे रही हैं। बट अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये जो होती है ये हमारे पास है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, कि आप विद इन डॉक्यूमेंट, विद इन HTML फाइल आप क्या कर सकते हो, इसे ऐड कर सकते हो और इसके अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट है, आपका जितना भी कोड है, वो सारा का सारा आप लिखवा सकते हो। अभी मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखवाई है, वो वर्क कर रही है, तो जब ये वर्क कर सकती है तो ऑब्वियस ही बात है कि सारा का सारा कोड भी चल सकता है। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखवाई ताकि मैं देख सकूं कि क्या वाकई ही आउटपुट आती है कि नहीं, तो मुझे पता लग रहा है कि आउटपुट आ रही है। ठीक है, मतलब कि हेड में भी अलाउड है और बॉडी के अंदर भी अलाउड है। अब बात कर लेते हैं कि जब इसी चीज़ को एक्सटर्नली ऐड करना हो हमने, एक्सटर्नल ऐड करने के लिए वही मैकेनिज्म जो हमने CSS में फॉलो कर किया था, कि हमारे पास एक फाइल अगर HTML की मौजूद है तो हमारे पास एक फाइल जावास्क्रिप्ट की भी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, HTML की फाइल है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। जावास्क्रिप्ट में जो भी हम कोड लिखें उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे मिले, इस फाइल पे। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमारे पास ये दोनों फाइल्स लिंक हुई हुई हों, ताकि ये आपस में कम्युनिकेशन जो है वो कर सकें, कम्युनिकेट करवा सकें, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। और जब ये बातचीत करेंगी तो तभी जावास्क्रिप्ट इस HTML के एलिमेंट्स को क्या करवा सकेगा, चेंज करवा सकेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए इनकी जो लिंकिंग है वो स्टेप भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब लिंकिंग जो है वो कैसे की जाती है, जैसे CSS में हमने किया था कि हम स्टाइल का टैग बनाते थे, बट लिंक करने के लिए हम लिंक का टैग बना लेते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, इसी टैग की मदद से आपके पास लिंकिंग भी हो जाती है, यानी कि स्क्रिप्ट की मदद से ही आपके पास लिंकिंग भी क्या है, हो जाएगी। बट ऑब्वियस ही बात है, हमें तीनों स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है, HTML की फाइल। दूसरा स्टेप है एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होना। तो अभी तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल मौजूद नहीं है, तो मैं कमांड N प्रेस करता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, इसे सेव करता हूँ। B3 मॉर्निंग के अंदर मैं क्या क्या देता हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट या माई स्क्रिप्ट, ठीक है, ये कस्टम स्क्रिप्ट, जो भी नाम आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ माई स्क्रिप्ट। इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो कौन सी होनी चाहिए, JS। जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी एक्सटेंशन रख दी .js, माई स्क्रिप्ट उसका नाम है, B3 मॉर्निंग उसी फोल्डर के अंदर सेव है, सेव करवा देते। अब कितना काम हो गया मेरे पास, HTML की फाइल मौजूद है, जावास्क्रिप्ट की मौजूद है। अभी भी इनकी लिंकिंग नहीं हुई, जब तक इनकी लिंकिंग नहीं होगी ये एक दूसरे को नहीं पहचानेंगी। इनकी लिंकिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या हो जाए, ये एक दूसरे को रिकग्नाइज कर सकें, प्लस आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेशन जो है वो कर सके। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि इसी स्क्रिप्ट के टैग की मदद से मेरे पास लिंकिंग भी हो जाती है। तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट है सोर्स। सोर्स के अंदर मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा माई स्क्रिप्ट .js। याद रहे कि स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल हमारे ठीक होने चाहिए। माई स्क्रिप्ट .js मैंने लिख दिया। ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके वही कोड लिख देता हूँ, अलर्ट। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ताकि मुझे पता लगता रहे कि अगर तो मेरे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का मैसेज आता है, मतलब कि मेरे पास ये चीज़ें ठीक तरह से लिंक्ड हैं। अगर तो मैसेज नहीं आता, मतलब कि कोई ना कोई ख़राबी हमारे पास मौजूद है। B3 मॉर्निंग में आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का मैसेज मुझे आ गया।
क्या किया मैंने, B3 मॉर्निंग अपने इंडेक्स वाली फाइल को रिफ्रेश किया तो मेरे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वाला मैसेज आ गया है। मतलब कि मुझे क्या पता लगता है कि मेरी जो लिंकिंग है वो सक्सेसफुल हो गई है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। यहाँ पे इसके साथ एक एट्रीब्यूट टाइप की भी यूज की जाती है। टाइप कि आपके पास क्या है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। बट वही बात है कि ये हम CSS में भी यूज करते थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। बट हमारे पास क्या हो गया, चीज़ें थोड़ी इंटेलिजेंट है, वो स्क्रिप्ट के टैग से फिर सोर्स की मदद से एक्सटेंशन की मदद से चीज़ों को जज कर लेता है कि हमारे पास जो लिंक्ड फाइल है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है। यहाँ पे रिलेशनशिप बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसे पता है कि ये कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास उसी टैग की मदद से लिंकिंग भी हो गई है और एक्सटर्नल फाइल भी चल गई है। इंटरनली भी मैंने आपके सामने चला के दिखाई और एक्सटर्नल भी हमने चला रही कि एक्सटर्नल फाइल भी क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। बेशक इधर आप अपनी आसानी के लिए कमेंट दे दें एक्सटर्नल जीएस। एक चीज़ जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है वो क्या चीज़ है कि अभी भी ये डबल टैग है। लिंक जो होता था वो सिंगल टैग होता था, जो लिंक था ना वो एम्प्टी टैग था, वो अकेला होता था बस, उसमें सिर्फ एट्रीब्यूट जाती थी। बट ये जो टैग है ये डबल है, स्क्रिप्ट का है, ये स्टार्टिंग भी होता है और ये क्लोजिंग भी होता है। ये देखिए, अब अगर आपने इसे एक्सटर्नली लिंक कर दिया है तो फिर आपने इसके अंदर आके इंटरनल जावास्क्रिप्ट नहीं लिखने लग जाना कि जी ऐसे अलर्ट लिख दूं मैं यहाँ पे भी। ठीक है, अब बेशक इसके अंदर आप कंटेंट डाल सकते हो बट हमारे पास ये चीज़ रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमने ऐसा कंटेंट नहीं डालना होता। जैसे कि अब मैंने क्या कर दिया, मैंने स्क्रिप्ट को एक्सटर्नली लिंक किया हुआ है, वहां पे मैंने लिखा हुआ है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, उसी के अंदर मैंने अलर्ट एक यूज़ कर लिया सेम और मैंने लिख लिया इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन सी आउटपुट आती है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके करने के बाद मेरे पास और कोई आउटपुट नहीं आती। मतलब कि अगर आप यहाँ पे लिख भी दोगे तो ये वाला कोड आपका इग्नोर हो जाएगा, बेशक जो मर्जी कोड आपने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके अंदर कोड नहीं डालना, स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि एक्सटर्नली भी लिंक कर दिया और इसी के अंदर अपना इंटरनली कोड भी डाल दिया कि चलें क्विकली करवाने के लिए इंटरनली डाल दिया। तो मेक श्योर कर रहे हैं कि आप ये काम ऐसे ना करवाओ। ठीक है, और जब ये चीज़ लिंक हो गई है तो तब भी आपके पास फ्रीडम है कि आप इसे बॉडी में रखवा लो या क्या करवा लो, वहां पे हेड में रखवा लो। ठीक है, तो बॉडी में रखवाने से भी क्या हो रहा है, हमारे पास आउटपुट मिल रही है। मतलब कि फाइल की एक्सटर्नल लिंकिंग को हम बॉडी में भी रखवा सकते हैं और हेड के अंदर भी रखवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई एरर हमारे पास नहीं आएगा। तो ये भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करवाता है कि देखिए कितना फ्लेक्सिबल है कि किसी भी जगह पे आप इसे रखवा के और आउटपुट जो है वो क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, मैं इसे वापस हेड में ले आता हूँ। अगेन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्योंकि हम बिल्कुल लिख सकते हैं बट लिखना नहीं है। अगर तो आप लिखना चाहते हैं तो फिर इसे एक्सटर्नली लिंक ना करें, फिर इसे यहाँ से ऐसे मिटा दें और इसके अंदर लिखते रहें। बट अगर आपने एक्सटर्नल लिंक किया हुआ है और फिर उसके अंदर लिखेंगे तो फिर आपके पास जो अंदर वाला कोड है इग्नोर हो जाएगा। हाँ, अगर लिखना चाहते हैं तो एक नया स्क्रिप्ट का टैग ज़रूर ऐड कर सकते हैं। बट क्या कहते हैं, आपके पास एक ही अगर फाइल लिंक कर दी है तो उसी के अंदर चेंजेस करें ताकि चीज़ें ओवरराइट ना हो। ठीक है, कि आपने एक स्टाइल के अंदर एक चीज़ को कुछ और कह दी है, सॉरी स्क्रिप्ट को के अंदर आपने कुछ और चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं, दूसरी जगह पे स्क्रिप्ट के अंदर कुछ और चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं, तो क्या होगा,
जो चीज़ बाद में आएगी वो क्या कर देगी, पुरानी चीज़ को ओवरराइड कर देगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एक ही दफ़ा हम उसे ऐड करवा दें और उसी के अंदर अपना सारा कोड जो है वो रखवाते जाएं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं, एक तो इंटरनली ऐड कर सकते हैं और एक एक्सटर्नली। इंटरनली भी हेड और बॉडी में हो जाती है और एक्सटर्नली भी हेड और बॉडी में हो जाती है। जावास्क्रिप्ट जो है, अगर आप कहें इनलाइन, तो किसी हद तक कुछ चीज़ों के अंदर आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट एज सच इसकी कोई टाइप नहीं है कि आप हर चीज़ को जावास्क्रिप्ट को इनलाइन कह दो। आपके पास कुछ इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स को आप इनलाइन के अंदर ही जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट एज सच कोई प्रॉपर हमारे पास इसकी टाइप ऐसे नहीं होती कि आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट जो है जैसे कि CSS थी वैसे लिख सकें। तो हमने कौन सी यूज़ करनी है, हमने एक्सटर्नल इस्तेमाल करनी है, ताकि बाद में अगर हमारे पास एक दफ़ा पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाए तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करे, वो कैश हो जाए, वो डिफरेंट ब्राउज़र के ऊपर सेव हो जाए, और हमारे पास क्या हो कि हर दफ़ा जावास्क्रिप्ट को लोड करने में ब्राउज़र को मेहनत ना करनी पड़े, वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया, मैंने यहाँ पे ये कह दिया, हमारे पास लिंकिंग हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। अभी तो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी थी, अभी तक आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्या था, अलर्ट क्या होता है। बस ये पता लगा कि अलर्ट लिखने से एक पॉपअप आ जाता है और उस पॉपअप के अंदर जो भी आप डालते हो वो आ जाता है। ठीक है, मुझे बताएं कि यहाँ तक फाइल लिंकिंग के हवाले से हमें पता लग गया कि एक्सटर्नल को कैसे लिंक करना है और इंटरनल में चीज़ें कैसे पुट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इस एक्सटर्नल फाइल में आ जाऊँगा और जो हमारा सारा मेजर काम होगा अब से वो इस फाइल के अंदर हम कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं, ये जो आप लिखते हो ना, ये होती है एक स्टेटमेंट, कोड की स्टेटमेंट। अगर आपने CSS वगैरह पढ़ी है या सॉरी C++ वगैरह पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो जहाँ तक सेमी कॉलन आ जाता है वहाँ पे एक स्टेटमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है। इससे आगे मैं स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो लिख सकता हूँ, फिर सेमी कॉलन लगाऊंगा तो वो एंड हो जाएगी, फिर स्टेटमेंट 3, फिर 4, 5, जितनी भी मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मैं जिस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा वो है सेमी कॉलन। जो सेमी कॉलन होता है ना, वो डिफरेंट कोडिंग के अंदर आपके पास सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, सेम काम कर रहा होता है। ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटर। कि ये आपके पास, जैसे हमारे पास इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप होता है, इसी तरह हमारे पास कोडिंग के अंदर सेमी कॉलन होता है। सेमी कॉलन ये क्या करवाता है, ये टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर क्या करता है, टर्मिनेटर वो होता है जो किसी भी चीज़ को टर्मिनेट कर दे, ख़त्म कर दे। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी आदत डालनी अभी से ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आप चीज़ों में ऐड नहीं करोगे तो एरर आने के चांसेस होंगे। जब एरर आएंगे तो आपके पास आउटपुट सारी की सारी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। तो क्या है हमारे पास है कि सेमी कॉलन, जो कि किसी भी स्टेटमेंट का बताता है कि ये एंड हो गई है, जैसे कि आपने CSS के अंदर भी यूज़ किया था ना यूज़। CSS के अंदर हम क्या करते थे, Yes, sir. अगर एक पैराग्राफ है, मैं स्टाइल का टैग ले लेता था, कलर रेड, सेमीकोलन। सेमीकोलन बताता था कि यहाँ तक एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, आगे से दूसरी प्रॉपर्टी शुरू कर दो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बॉर्डर वगैरह वगैरह।
तो ये सेमीकोलन बताता था कि एक खत्म हो गई है, आप दूसरी को स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे ये बताएगा कि एक बात खत्म हो चुकी है, आप अगली बात स्टार्ट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में अगर आप लाइन ब्रेक करते हो, वो ऑटोमेटिकली कह देता है कि यहाँ तक एक स्टेटमेंट खत्म हो गई, लाइन ब्रेक कर दी मतलब कि अगली बात है। आप एक और अलर्ट यूज कर सकते हो, सेकंड अलर्ट, फिर खत्म, फिर अलर्ट। यहाँ पे ऐसे करने से एरर जनरेट नहीं होगा, बट आपने हैबिट डेवलप करनी है कि बेशक लाइन ब्रेक हो रही है, आपका जो सेमी कॉलन है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गलती से ये सेम लाइन पे आ जाते हैं चीजें, तो वो क्या करेगा, फिर एरर आ जाएगा। ये देखें, एरर आ गया, ये देखें, वो कहता है सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि सेमी कॉलन होना चाहिए। अगर आप सेमी कॉलन लगा दोगे तो फिर आप मल्टीपल स्टेटमेंट सेम लाइन पे लिख भी लेते हो तो एरर आपके पास जनरेट नहीं होगा। बट अगर आप इसको करने की हैबिट नहीं डालते तो आपके पास अगर चीज़ें सेम लाइन पे आ जाती हैं तो एरर आ जाएगा। बट लाइन ब्रेक करने से आपके पास एरर नहीं आता, आप ऐसे यूज़ कर लो। बट पीएचपी के अंदर बेशक लाइन ब्रेक कर दोगे, सेमीकोलन नहीं लगाया होगा तो एरर आ जाएगा। वहां पे सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी हो जाएगा कि आपने लगाना ही लगाना है। तो क्यों ना हम यहीं से हैबिट डेवलप कर लें अपनी। बेशक यहाँ पे उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, बट क्यों ना हम यहीं से हैबिट डेवलप कर लें कि हम सेमीकोलन यूज़ करें हर चीज़ के बाद, ताकि हमारी हैबिट डेवलप हो जाए और आगे जाके हमें मसलों का जो सामना है वो ना करना पड़े। ठीक है, तो बेशक लाइन ब्रेक से वो एक लाइन को अलग जज करता है, अगली लाइन को अलग, बट हमने क्या करना है, हमने स्टिल सेमी कॉलन को मैंडेटरी रखना है और सेमी कॉलन किसी भी लाइन के आखिर पे लाजमी लगाना है और एक लाइन बाय लाइन आपने एक एक स्टेटमेंट डालते जाना है। ठीक है, तो सेमी कॉलन किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, टर्मिनेटर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक टर्मिनेटर की वजह से आपके पास एरर आ रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या एरर है, इसीलिए ये डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए कोर होता है कि आप टर्मिनेटर को लाजमी यूज़ करो। हाँ, आपके पास जो पाइथन होती है उसके अंदर ये नहीं होता, उसके अंदर टर्मिनेटर एज सच सेमी कॉलन इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, बट हमारे पास पीएचपी के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल यूज़ होता है टर्मिनेटर, जैसे कि हमने देखा है कि होगा, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे जानना और इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसका कि टर्मिनेटर को हर स्टेटमेंट के आखिर पे लाजमी इस्तेमाल। ठीक है, अच्छा, अब वहाँ पे जैसे सीएसएस के अंदर एक सिंपल सा रूल होता था हमारे पास, क्योंकि सीएसएस का काम क्या था कि किसी भी चीज़ को पकड़ के स्टाइल करवा देना। तो रूल क्या था, सिलेक्टर और अंदर उसकी प्रॉपर्टी लिख देते थे, सिलेक्टर प्रॉपर्टी, सिलेक्टर प्रॉपर्टी। यहाँ पे इसे लिखने का सिर्फ यही रूल नहीं है, यहाँ पे इसके काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं जिसकी मदद से हम काम करवा सकते हैं। तो हर क्लास में, हर चीज़ के अंदर हम कोई नया तरीका यूज़ कर रहे होंगे बात को शुरू करने का। आज अलर्ट से शुरू की है, कल हम किसी और चीज़ से यूज़ कर रहे होंगे, वेरिएबल से शुरू कर रहे होंगे, परसों हम क्या कर रहे होंगे, फंक्शन से शुरू कर रहे होंगे। तो बात को शुरू करने का, ये चीज़ों को राइट करने के ज़्यादा तरीके मौजूद हैं, क्योंकि कोई चीज़ फिक्स नहीं है। जैसे सीएसएस में था कि सिलेक्टर और अंदर प्रॉपर्टी, सिलेक्टर और प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्या है, यहाँ पे ऐसा मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन और बहुत ज़्यादा सिंटैक्स मौजूद है। अच्छा, अब टर्मिनेटर की बात होगी, अब मैं बात करता हूँ हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में।
ऐसी स्टेटमेंट्स जो आउटपुट को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आउटपुट स्टेटमेंट क्या चीज़ है देखें। अब एक काम आप जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म करवा रहे हो, ठीक है, आप कोई लेंथी सा कोड लिख रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, आपने उसे टेस्ट भी तो करना है, उससे आउटपुट भी तो लेके देखना है कि क्या जो कोड आपने लिखा है वो यहाँ तक क्या आउटपुट देता है। ठीक है, टेस्टिंग पर्पस के लिए आप क्या करते हो, आप आउटपुट स्टेटमेंट यूज करते हो, जो कि आपको आउटपुट दिखाता है कि जी यहाँ तक जो बात हो गई है, जिस जिस तरह से जो भी आप आउटपुट लेते हो वो क्या आउटपुट दे रहा है। अगर आप आउटपुट नहीं भी लेते तो चीज़ें ठीक तरह से वर्क कर रही हैं, बट आउटपुट लगाने से क्या होगा, ये देखें जी, अब मैंने मिटा दिया है कोड बट फिर भी वो चीज़ रन हो रही है। क्यों रन हो रही है ये बताएं, क्या रीज़न है। और उसके कैशे में लोड होगी, क्या वो कैशे में सेव हो गई थी, हमने दोबारा कर दिया, अब चीज़ें बेहतर हैं, अब नहीं आ रही, अलर्ट नहीं आ रहा। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे भी वो कैशे वाला इशू वैसे ही रहेगा, जो भी फाइल एक्सटर्नल होगी उसमें कैशे वाला इशू आपका रहेगा। जैसे हमने CSS में देखा था, सेम तरीका यहीं पे होगा कि आप उसे हार्ड रिफ्रेश भी कर सकते हो, प्लस उसके वर्जन भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, वही तरीके से जो हमारे पास वहाँ पे होते हैं यहाँ पे भी सेम तरीके। ठीक है, अच्छा मैं आउटपुट स्टेटमेंट की बात कर रहा था कि ऐसी स्टेटमेंट जिनकी मदद से हम आउटपुट देखते हैं कि हमारा क्या काम हो गया, जिसकी मदद से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा जो यहाँ तक चीज़ है, यहाँ तक कोड है, उसकी क्या आउटपुट आ रही है। ठीक है, उसे करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तो वही जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, बट मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास एक और तरीका होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आके आप कुछ लिखवा देते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ हेलो। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आके मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें हेलो वर्ल्ड पेज के ऊपर मेरे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, मतलब कि जब भी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के अंदर कुछ चीज़ लिखूंगा तो वो पेज के ऊपर शो हो जाएगा। अगर मैं आपको इस चीज़ पे गौर करवाऊं कि ये मैंने क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, अभी आपको नहीं पता कि ये डॉट का क्या मतलब होता है, राइट क्या है, ब्रैकेट क्यों लगी है, ब्रैकेट में ये कोटेशन क्यों आई है, अभी तक आपको कुछ भी नहीं इस बारे में पता। बट अगर मैं आपको वैसे थोड़ा सा नज़र, यानी कि इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करूं तो इसे मैं आम अल्फाज में पढ़ सकता हूं। देखें कैसे, डॉक्यूमेंट में जाओ, वहां पे जाके राइट करवाओ, क्या राइट करवाना है, हेलो वर्ल्ड, और बात खत्म, टर्मिनेटर। और डॉक्यूमेंट हम अपना किसे कह रहे होते हैं, अपना HTML का डॉक्यूमेंट। हमने क्या कह दिया कि डॉक्यूमेंट में जाएं और वहां पे लिखवा दें, राइट करवा दें हेलो वर्ल्ड। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी मैं काम लिखवा सकता हूँ, मतलब कि मैं स्टेटमेंट को बोल के भी पढ़ सकता हूँ कि आखिर क्या लिखा हुआ है। ये क्या है बेसिकली, ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, भी हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट हम कह रहे हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट होगा जो डॉक्यूमेंट के अंदर जाके चीज़ों को लिखवा रहा है। उसके अंदर राइट है, राइट क्या है, राइट एक मेथड है जो कि इसके अंदर जाके चीज़ों को लिखवाता है। यहाँ के मेथड बदलते रहेंगे, डॉक्यूमेंट में जाओ लिखवा दो, डॉक्यूमेंट में जाओ पढ़ लो, डॉक्यूमेंट में जाओ आईडी सिलेक्ट कर लो, डॉक्यूमेंट में जाओ क्लास सिलेक्ट कर लो। ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसी DOM की मदद से काम कर रहा है, जो हमने कल देखा था ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये उसी की मदद से काम कर रहा है।
कि ये कहता है डॉक्यूमेंट में जाओ और लिखवा दो हेलो या हे, ये जो भी है, तो हमारे पास क्या होता है, वो चीज़ डॉक्यूमेंट में जाता है और लिखवा देता है हेलो। इसको हम एज एन आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह का भी काम है। प्लस इसके अंदर हम चीज़ें डाल के देखेंगे कि आखिर उसके अंदर पड़ा क्या हुआ है, आखिर क्या आउटपुट आ रही है। वहां तक जो भी इसके अंदर पुट करोगे ये उस चीज़ को लिखवा के शो करवा देगा। तो इसकी आउटपुट स्टेटमेंट सबसे पहले कौन सी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस। ये क्या है बेसिकली, ये हमारे पास मेथड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये उस ऑब्जेक्ट का मेथड है, कोई फंक्शन है, उसका कोई काम करवाता है। ये देखें, मैं उसके ऊपर माउस लेके आता हूँ, वो मुझे कहता है ये कोई मेथड है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, और अंदर उसकी वैल्यू है कि क्या काम करवाना है। ठीक है, पहली आउटपुट स्टेटमेंट हो गई। दूसरी आ जाती है हमारे पास विंडो डॉट अलर्ट। क्या आ जाती है, विंडो डॉट अलर्ट। मैं सेव करता हूँ, इसके अंदर मैं हेलो नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ अलर्ट। ठीक है, कुछ भी लिखवा सकते हैं। ये देखिए अलर्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले तो आप सिंपल अलर्ट लिखवा रहे थे, अब आपने विंडो डॉट अलर्ट लिखवा दिया है। देखिए जो इसका मेजर एक्चुअल तरीका है लिखने का वो यही है कि विंडो डॉट अलर्ट। बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो विंडो वाला ऑब्जेक्ट यूज होता है, जिसकी मदद से हम उसका मेथड कॉल करते हैं। ये भी एक मेथड है। अब आप देखेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटी है, यहाँ पे कोई चीज़ आती है, फिर डॉट आता है, फिर उसके बाद कोई चीज़ आती है, फिर ब्रैकेट, और इस तरह से यहाँ पे कोई चीज़ आती है डॉट, फिर उसके बाद ब्रैकेट आती है, और उसके अंदर आप कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी चीज़ डाल देते हो। दोनों को लिखने का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो सेम है। यहाँ पे एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड है, यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड है, और अंदर हमने कोई भी चीज़ यूज़ कर ली है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर आपने ऑब्जेक्ट के बारे में तो बताया ही नहीं है। हमने पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, मेथड क्या होता है, अपना मेथड कैसे बनाते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ याद रखें कि ये मैं बने बनाए रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने खुद से कोई चीज़ क्रिएट नहीं की, ये पहले से बनी हुई थी, ये पहले से रूल तयशुदा था, प्री डिफाइंड था ये। उन्होंने पहले से बताया हुआ है मुझे कि डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, विंडो का ऑब्जेक्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट का कोई मेथड होता है राइट। इसी तरह हमने बेतहाशा मेथड पढ़ने हैं, ठीक है। और सर विंडो का, जी सर अगर ये अलर्ट को विदाउट विंडो के भी लिखते हैं तब भी ये पॉपअप बॉक्स शो करवाता है, और अगर विंडो के साथ लिखते हैं तो तब भी पॉपअप बॉक्स जो है वो शो करवाता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अगर ऑब्जेक्ट के साथ लिखते हैं तो तब भी वो वही चीज़ शो करवा रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट के बगैर सिर्फ जस्ट मैथड लिख रहे हैं तो तब भी वो वही चीज़ शो करवा रहा है। ठीक है, आप कह रही हैं कि दोनों तरीके से तो आउटपुट तो दे रहा है ना, जैसे अभी हमने हाँ देखा जी, है। हाँ जी। मैं बताता हूँ रीज़न, कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है ना वो विंडो वाला सिलेक्ट होता है। अगर हम नहीं भी लिखते तो तब भी वो विंडो को चूज़ कर लेता है। ये इसी तरह से है जैसे आप टारगेट के एट्रीब्यूट देते थे, टारगेट, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे अगर टारगेट और सेल्फ लिख दूं तो क्या तब इसके पे कोई फर्क पड़ता था ऐसा? जी नो सर।
इसके लिखे होने से और इसके ना लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट तौर पे भी सेल्फ को ही यूज करता था। ठीक है, इसी तरह विंडो को लिखने से और विंडो को ना लिखने से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है वो विंडो ही इस्तेमाल होता है। इसीलिए अगर मैं इसे मिटा भी देता हूँ तो वो क्या कहता है, वो उसे पता है कि आप विंडो के मेथड को कॉल कर रहे हो जो कि अलर्ट है। बट आपके पास जो बाकी आ जाते हैं जैसे डॉक्यूमेंट आ गया या कोई और ऑब्जेक्ट है, उनका साथ में लिखा होना जरूरी है। अगर मैं खाली राइट लिखता हूं, एक मिनट, ये देखें, अब मैंने खाली राइट लिखा है ना, तो खाली राइट लिखने पे यहां पे हेलो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे उसने, क्योंकि डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है, वो विंडो डॉट राइट लिख रहा है, यानी कि वो इसे समझ रहा है विंडो डॉट राइट दिस। अब विंडो डॉट राइट का तो कोई सच विंडो के अंदर तो कोई मौजूद ही नहीं होता राइट वाला, तो इसीलिए आपके पास एरर आ जाएगा, वो शो ही नहीं करवाएगा कोई आउटपुट। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, ये देखें एरर आया हुआ है। वो कहता है कि अनकाट रेफरेंस एरर, राइट इज नॉट डिफाइंड, कि मैं राइट को नहीं जानता, राइट पहले से डिफाइन ही नहीं है। ये देखें, वो कहता है राइट इज नॉट डिफाइंड, राइट पहले से डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका ऑब्जेक्ट नहीं ना लिखा, तो यहाँ पे मुझे उसका ऑब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। बट यहाँ पे मुझे लिखना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट विंडो वाला यूज़ होता है, बस आपको दिखाने के लिए कि बेसिकली ये सेंटेक्स इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसीलिए मैंने विंडो लिख दिया। ठीक है, आगे आके जब मैं आगे यूज़ करूँगा, जब आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी, तो मैं विंडो बार बार यूज़ नहीं करूँगा। बट आज क्योंकि हम समझ रहे हैं इसीलिए मैंने विंडो यूज़ किया। ठीक है, विंडो उसका डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखें हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड स्टेटमेंट भी होती है जी, वो क्या है, कंसोल डॉट लॉग। यहां पे भी आप कुछ लिखवा सकते हो, जैसे कि मैं कह देता हूँ हेलो। यहां पे जो आप लिखोगे उसकी आउटपुट मैं देखता हूँ कहां पे आती है। देखिए अलर्ट आ गया, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की वजह से आ गया, तो कंसोल डॉट लॉग वाली आउटपुट कहाँ गई? वो तो आई नहीं है कहीं पे। जी तो सर इंस्पेक्ट नहीं होगी। जी बताएं कहाँ चली गई है आउटपुट? ये तो कहीं शो ही नहीं हो रही, तो फिर इसको लिखने का क्या फायदा? इंस्पेक्ट में शो हमने होगी सर जी। कहाँ पे शो होगी? इंस्पेक्ट में, इंस्पेक्ट करो ना राइट क्लिक करके, तो उसमें शो होगी कंसोल में जाके। बिल्कुल ठीक है, ये चीज कहाँ पे शो होगी? इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, ये देखिए हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे जब इसे इंस्पेक्ट करेंगे हेलो वर्ल्ड, ये देखिए कंसोल के अंदर मैं गया हूं तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जो कि ये कंसोल डॉट लॉग में बनाया था। तो ये तीनों क्या है, हमारे पास आउटपुट की स्टेटमेंट्स हैं, टेस्टिंग स्टेटमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब भी देखना हो कि क्या लिखा जा रहा है, क्या आउटपुट आ रही है, तो आप इन स्टेटमेंट्स को यूज करोगे, आपकी मर्जी है आप कौन सी यूज करते हो। लोग कंसोल यूज करते हैं, अलर्ट यूज करते हैं। अलर्ट और कंसोल जो है वो ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, बट तीनों हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप तीनों की मदद से अपनी जो आउटपुट है वो देख सकते हो। अब देखें लिखने का तरीका इन तीनों का सिमिलर था। क्यों? क्योंकि ये आप ऑब्जेक्ट और मेथड लिख रहे थे। अभी आप कोई नई चीज लिखोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको लिखने का तरीका डिफरेंट होगा।
ये नहीं है कि सारा का सारा काम ऐसे ही होगा कि दरमियान में डॉट और इस तरह से, नहीं, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज को, इस मेथड को लिखने का तरीका ऐसे था। आप वेरिएबल करोगे डिफरेंट तरीके से, फंक्शन करोगे डिफरेंट तरीके से, अरे बनाओगे डिफरेंट तरीके से, ऑब्जेक्ट होगा वो डिफरेंट तरीके से बनेगा। तो ऐसा नहीं कंसीडर कर लेना कि सारा का सारा काम ऐसे ही होगा कि पहले कोई चीज फिर डॉट फिर बाद में कोई चीज, पहले कोई चीज फिर डॉट फिर बाद में कोई चीज, नहीं, ये उसका सिर्फ एक पार्ट है। जबकि पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट रूल्स देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम होता है। तो ये तीनों क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। इन तीनों की मदद से हम क्या करवा सकते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट में लिखवा देता है, विंडो डॉट अलर्ट पॉपअप करवा देता है, और कंसोल डॉट लॉग क्या करवाता है, इंस्पेक्ट के अंदर ये देखें आउटपुट। ये कंसोल वाली स्टेटमेंट्स का मतलब है यूजर के लिए तो नहीं है, रेफरेंस क्यों लिखवाते हैं सर? देखें टेस्टिंग के लिए तो है ना ये हमारे पास। टेस्टिंग कौन कर रहा होता है, डेवलपर कर रहा होता है। यूजर कभी भी टेस्टिंग नहीं करता, कौन करता है, डेवलपर। ठीक है, तो जब आप अपनी तरफ से काम कर रहे होंगे ना, तो आपने भी तो चीजें टेस्ट करनी है कि यहाँ पे आके आउटपुट क्या चेंज तो नहीं हो गई, क्या यहाँ पे आके आपका जो कोड है वो किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं चला गया, क्या कोई एम्बिगुअस डाटा तो नहीं उसके अंदर आ गया, कोई फॉल्स डाटा तो नहीं आ गया। उसे डबल चेक करने के लिए आप उस चीज को प्रिंट करोगे कि मैं देखूं कि इसके अंदर आखिर क्या पड़ा हुआ। तो फिर आप राइट। अपनी के लिए ये स्टेटमेंट यूज करोगे। ठीक है, तो टेस्टिंग बेसिकली डेवलपर कर रहा होता है, यानी कि हम चेक करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये तीनों आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट के। मैं इसे मिटा देता हूं अब, क्योंकि हमें समझ आ गई है। अब बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स कैसे दिए जाते हैं। कमेंट्स देने का वही तरीका है जैसे CSS में आपके पास था ये, प्लस हमारे पास एक और तरीका भी है। यहां पे हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, ये एक लाइन को कंसिडर करेगा, अगली लाइन को एज अ कोड लेगा। ये देखिए, ये क्या है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, जबकि आपके पास जो ये वाला कमेंट होता है, ये होता है मल्टीपल लाइन। इसके नीचे भी आप लिखोगे तो वो एज अ कमेंट ही कंसिडर करेगा, जब तक आप इसकी क्लोजिंग नहीं कर देते। क्लोजिंग करने के बाद वो इस चीज को एज अ कोड लेगा, एज अ कमेंट नहीं लेगा। ठीक है, इसके बाद वो ऐसा नहीं करेगा, अदरवाइज वो आपके पास सारे हिस्से को एज अ कमेंट ही कंसिडर करेगा। जबकि ये वाला जो होता है, ये सिंगल लाइन के लिए जब आपने क्विक सा कमेंट देना है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, डबल फॉरवर्ड स्लैश। इससे बस वो एक लाइन को ही एज अ कमेंट यूज करेगा, आगे वाली लाइन को वो एज अ कमेंट, एज अ कोड इस्तेमाल करने लगेगा। ठीक है, इसे एज अ कोड ले रहा है और ऊपर वाली लाइन को एज अ कमेंट। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश आपके पास क्या है, सिंगल लाइन, और जैसे CSS में देते थे फॉरवर्ड स्लैश टेरिस और बाकी, वही यहीं पे है, जो कि एज अ क्या इस्तेमाल होगा, मल्टीपल लाइन कमेंट इस्तेमाल होगा। तो दो तरह के कमेंट है, एक सिंगल लाइन और एक मल्टीपल लाइन। ठीक है, दोनों को आप यूज कर सकते हो अपनी आसानी के लिए। ठीक है, यहां तक एक बात आपको समझ आ गई कि कमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, जावास्क्रिप्ट को लिखने का तरीका क्या है। अब हम बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। क्या कोई मुझे बताएगा कि वेरिएबल क्या होता है? हैंड रेज कीजिएगा, हैंड रेज करना है, ऐसे ही नहीं बोलना जी। मिसबा बतूल आप बताएं कि वेरिएबल क्या होता है।
सर हमारे पास वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू चेंज हम करवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने चीज़ों को स्टोर करवाना होता है, फिर बाद में उन्हें अपडेट करना होता है, किसी को वैल्यू असाइन करनी होती है, किसी से वैल्यू लेनी होती है, डिफरेंट टास्क होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। अगर आपको C++ के अंदर पता है ना कि वेरिएबल का क्या काम होता है, तो यहाँ पे आके उसके लिखने का तरीका तो बदल सकता है, बट उसका जो मकसद है, जो पर्पज़ है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। किस तरह से कि जैसे मैं कह देता हूँ x, मैं कह देता हूँ x एक वेरिएबल है, जैसे कि मैथ के अंदर भी होते थे हमारे पास वेरिएबल x = 5, और मैं क्या देता हूँ y = x + 10। तो यहाँ पे y = क्वेश्चन मार्क, y क्या हुआ हमारे पास, 15 होगा। बिल्कुल 15, क्योंकि हमें पता होता था कि हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैथ में हम क्वेश्चन करते थे कि a = x + y, ठीक है, उसके बाद होता था x = 1, y = 2, तो वो कहते थे a की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू वहाँ पे डालते थे, y की वैल्यू डालते थे, उसे प्लस करते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होता था ऐड करते थे, a की वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। इसी तरह यहाँ पे भी वेरिएबल्स हैं जिनको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बाद में अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी और को असाइन कर सकते हैं, किसी से वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को क्रिएट करने के लिए उनके लिए क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। जैसे एक कीवर्ड ऐसा होगा जो कि बताएगा कि ये जो आने वाली चीज़ है ये वेरिएबल है, ठीक है, जो बताएगा कि आगे आने वाली चीज़ क्या है, एक वेरिएबल है। इसी तरह कोई कीवर्ड ऐसा होगा जो बताएगा आगे आने वाली जो चीज़ है वो क्या है, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, कोई लॉजिकल स्टेटमेंट है, किस तरह की बात है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका सिंटैक्स, अगर मैं बात करूं, इसके फॉर्मूला की बात करूं, तो कोई कीवर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, वेरिएबल का नाम, मैंने लिख दिया var नेम, यानी कि वेरिएबल नेम और सेमीकोलन, खत्म भाई, बस। इसे हम कह रहे होंगे कि वेरिएबल की हमारे पास क्या हो रही है, डिक्लेरेशन हो रही है, हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक कीवर्ड है, कीवर्ड कौन सा है हमारे पास, है var के नाम से। var बताएगा कि आगे आने वाली ये जो चीज है ना, ये एक वेरिएबल है। जैसे हमारे पास CSS के अंदर क्या होता था, हैश, जो कि बताता था आगे आने वाली चीज क्या है, एक आईडी है। डॉट क्या करता था कि आगे आने वाली चीज एक क्लास है। इसी तरह var बताएगा कि आगे आने वाली चीज क्या है, एक वेरिएबल है, उसका नेम कुछ भी रख सकते हो। मैं लिख लेता हूं वेरिएबल, और यहां पे बात खत्म। अब वेरिएबल को नाम लिखने के भी असूल है, मैं इस तरह से नाम नहीं लिख सकता 1s, देखिए एरर आ जाएगा। वो कहता है कि वेरिएबल 1 लिखा हुआ है ना, वो कहता है वेरिएबल की डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड है, कि डिक्लेयर करो वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता। अगर मैं कहता हूँ ना 1s, तो वही रूल है जो आईडी और क्लास में आपको बताया था कि उसे न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना, उसे अल्फाबेटिकल वैल्यू से स्टार्ट करना। कोई भी हो सकता है, चाहे x है, चाहे y है, चाहे z है।
चाहे नंबर है, चाहे वेरिएबल है, चाहे माई वेरिएबल है, कुछ भी है। बट अगेन क्या बात है कि हमने उसे न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना। न्यूमेरिक वैल्यू बाद में ज़रूर लिख सकते हैं पर शुरू में नहीं लिखना। वही कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने आईडी और क्लास के नाम पे दिया था कि आईडी और क्लास का नाम कैसे लिखना। अंडरस्कोर से भी शुरू करवाया जा सकता है, ठीक है, अंडरस्कोर से भी शुरू करवाया जा सकता है। मैं लिख लेता हूँ माई बार, तो बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि है से, फिर भी एरर है। तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर भी अंडरस्कोर अलाउड है और हमारे पास डॉलर साइन अलाउड है। इन दोनों से लिख सकते हैं, बट मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डॉलर साइन से यूज करें। क्यों? क्योंकि जे क्यूरी जो आगे एक इसका फ्रेमवर्क है उसमें डॉलर साइन का मकसद कुछ और होता है। तो अगर आप यहाँ पे डॉलर साइन से वेरिएबल बनाने लग जाओगे तो जब आप कल को जे क्यूरी करते हो तो आपको यही वाइब जाएगी दिमाग को कि भाई डॉलर साइन का मतलब क्या होता है, डॉलर साइन का मतलब होता है वेरिएबल, जब हालांकि वहां पे उसका मकसद डिफरेंट हो सकता है। तो आप कोई भी ले लो, अंडरस्कोर कर लो, वैसे बिल्कुल लीगल वे है, करेक्ट वे है, एरर नहीं आता। अंडरस्कोर से कर सकते हैं न्यूमेरिक, उसके बाद नंबर, सेंटर में अंडरस्कोर आ सकता है, फिर 1 2 3 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ सकता है, सिंपल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे वेरिएबल को इन्हें कहते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या रखना है, याद रखना है जी। मिसबा आपका कोई क्वेश्चन है या वैसे आपने हैंड रेज किया हुआ? अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये नेमिंग रूल्स हैं। बेशक आप अपने पास नोट कर लें और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेम के दरमियान में स्पेस नहीं आनी चाहिए, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं होना चाहिए, सिर्फ डॉलर साइन या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास रूल है। उसके अलावा इसका जो नाम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि पता लगता रहे कि आपने ये जो वेरिएबल बनाया तो इस वेरिएबल को क्रिएट करने का मकसद क्या था। अगर आप एक्स वाई जी ऐसे बनाते जाओगे तो आप हफ्ते बाद अपना कोड देखोगे, आप भूल जाओगे कि एक्स क्यों बनाया था, वाई क्यों बनाया था, जी क्यों बनाया था। बट अगर आपने यहाँ पे नाम लिखा होगा साइज, आपको पता लगेगा कि ये मैंने साइज के लिए बनाया था। अगर आपने यहाँ पे नाम लिखा होगा जिसे मैं कह देता हूँ सपोज कैरेक्टर, 4 लिख देता हूँ, ये कैरेक्टर लिख देता हूँ, आपको पता होगा आपने क्यों बनाया था। आप यहाँ पे लिख देते हो टेम्परेचर, आपको पता होगा टेम्परेचर को स्टोर करने के लिए मैंने ये चीज़ बनाई थी। तो नाम ऐसा लिखें ताकि अगर आप कल को विजिट करें, अपना कोड देखें, तो आपको पता लगे कि ये चीज़ मैंने क्रिएट क्यों की थी। वरना 4 दिन के बाद आप भूल जाएंगे एक्स क्या था, वाई क्या था, जी क्या था, ए क्या था, बी क्या था। करने को कर सकते हैं बट बिल्कुल रिकमेंडेड वे नहीं है जी। कोई क्वेश्चन है? सर हम ऊपर कमेंट भी तो दे सकते हैं, एक्स को इसलिए यूज कर रहे हैं, वाई को इसलिए यूज कर रहे हैं, जेड को इसलिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल अगर हम कमेंट भी। टेम्परेचर लिखेंगे तो वो तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेगा, टी लिख दें और ऊपर कमेंट लिख दें कि टी रिप्रेजेंट टेम्परेचर। आप एक दफ़ा खुद से सवाल पूछिएगा कि कमेंट ज़्यादा टाइम लेगा या उसका नाम देना ज़्यादा टाइम देगा, ठीक है। सर पहली बात तो यह है कि कमेंट हम लिख सकते हैं। दूसरी रीज़न आपको बताता हूँ कि नाम उसका मीनिंगफुल रखने का रीज़न क्या होता है। आपने सिर्फ इसे यहाँ पे बना के ख़त्म तो नहीं ना कर देना, x इज इक्वल टू ख़त्म, यानी कि यहाँ पे आपने x बनाया और बात ख़त्म। आपने इस x को थ्रू आउट अपने कोड में यूज़ करना है। ऊपर तो आपने कमेंट दे दिया कि आपने ये इसलिए यूज़ किया है, बट बाकी सब जगहों पे आपको कैसे इंडिकेशन मिलेगी कि ये x क्या है। सर एक बार ही कमेंट रीड कर लेंगे स्टार्टिंग में तो सारा पता चल जाएगा कोड में एक्स इसलिए यूज हो रहा है।
जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आपकी आवाज़। जी सर। और मैं क्या कह रहा था कि देखें, आपने इस x को यहाँ पे छोड़ तो नहीं ना देना कि एक दफा बना दिया फिर बात खत्म। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, x इज इक्वल टू 1, फिर आपको किसी जगह पे x प्लस वाई करना पड़ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय z करना पड़ जाएगा। आपको x को पूरे कोड में आपने इस्तेमाल भी तो करना है, क्रिएट करके छोड़ तो नहीं ना देना। तो अगर आपने उसका नाम लिखा हुआ तो यहाँ पे आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि x क्या था, यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर आपने हर जगह उसका नाम टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्प लिखा है, तो तब आपको पता रहेगा टेम्परेचर प्लस 5 या टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय करंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय फ्यूचरिस्टिक टेम्परेचर, जो भी आपने लिखना है वो आप मेंशन करते जाओगे। तो हमारे पास x को यहाँ पे बना के ख़त्म नहीं कर देना, हमने उसे आगे कोड में भी तो यूज़ करना है। तो अगर आपने इसका नाम लिखा हुआ है टेम्परेचर, या मैं कह देता हूँ टेम्प, आगे जाके आप लिखते हो टेम्प प्लस 5, तो यहाँ पे भी आपको पता लग गया कि टेम्प मतलब कि टेम्परेचर की बात हो रही है। फिर नीचे आते हो, आप लिख लेते हो टेम्प प्लस एक और कोई वेरिएबल है, सपोज मैं कह देता हूँ करंट, कि टेम्परेचर प्लस करंट टेम्परेचर, के पुराना टेम्परेचर प्लस अभी वाला टेम्परेचर है। तो हर पॉइंट पे आपको पता लगेगा कि ये किस मकसद के लिए चीज बनाई गई थी। ठीक है, तो कमेंट देना तो वैसे भी रिकमेंडेड होता है कि देना होता है, बट कमेंट के साथ साथ उसका नाम भी मीनिंगफुल यूज करना होता है। जैसे क्लास का नाम मीनिंगफुल यूज करते थे ना, ताकि पता लगे कि ये किसके लिए क्लास बनाई है। आईडी मीनिंगफुल बनाते थे कि कौन सी आईडी है। इसी तरह वेरिएबल नेम भी मीनिंगफुल बनाना है, ताकि पता लगता है कि आखिर ये चीज़ बना क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम मीनिंगफुल यूज़ करना है। वैसे आप एक्स वाई जी भी अगर करना चाहो कर सकते हो, बट रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है कि आप यूज़ करो। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ नंबर। इस पूरे हिस्से को कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वेरिएबल। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसे मिटाता हूँ, 1 यूज करता हूँ, तो मुझे क्या कह देता है, वो खुद ही बता रहा है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना एक्सपेक्टेड है। मतलब कि इस पूरी स्टेटमेंट का नाम क्या हो जाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इसे कहा जाता है। अगर आप ठीक लिखोगे तो ये क्या हो जाती है, डिक्लेरेशन। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट क्या कहलाती है कि वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर रहे हो। अगर मैं इसके साथ इक्वल का साइन डाल देता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और यहाँ पे मैं आके कह देता हूँ नंबर इज इक्वल टू 5, इसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कि आप उसे इनिशियलाइज कर रहे हो, आप उसे कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो शुरू में। क्या है, इक्वल का मतलब होता है, यहाँ पे इक्वल का साइन शो करता है असाइनमेंट ऑपरेटर को। बेशक अपने पास नोट्स बना लें कि इक्वल क्या है, सेमीकोलन क्या है, वेरिएबल क्या है, ताकि आपको बाद में मसला ना आए। बट यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का अपना अपना मतलब है, तो इसीलिए यहाँ पे अटेंशन भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और अगर आपने पहले कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ की, तो आपको 110% जो अटेंशन है ना वो पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको चीज़ें भूल जाएंगी। अगर तो पहले C++ या कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो थोड़ा आसान ज़रूर रहेगा, बट अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो फिर भी आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ कि आपको पहले ये बात नहीं पता। ठीक है, तो अगेन आपको अपनी अटेंशन देनी पड़ेगी और चीज़ों को नोट करना पड़ेगा, ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ का मकसद पता लगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इक्वल क्या चीज़ होती है, इक्वल यहाँ पे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्या होती है कि किसी को कोई चीज़ असाइन कर देना। जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट दी, मतलब मैंने आपको एक काम असाइन कर दिया, दे दिया। इसी तरह इक्वल क्या करता है, ये राइट वाली वैल्यू लेफ्ट को असाइन करता है।
मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, इसने राइट वाली वैल्यू x को असाइन कर दी। इक्वल क्या हुआ मेरे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी इक्वल आएगा मेक श्योर करना है कि आपको पता है कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट पे साइन होती है। बस अपने हाथ का हिसाब रख लें, राइट हैंड से ऐसे लेफ्ट की तरफ वैल्यू असाइन हो रही है कि राइट से लेफ्ट की तरफ वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 5 लिख दिया। 5 इज इक्वल टू नंबर चला गया। अब अगर मैं इसे आउटपुट चेक करना चाहता हूं तो मैं क्या कोई आउटपुट स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? जी जी लिख सर सकते हैं लिखिए। सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे तो पता है नंबर में 5 पड़ा हुआ है, मुझे इस बात का अंदाजा है, मैं सिर्फ इस चीज को चेक करना चाह रहा हूं। मैं क्या कर देता हूं, मैं लिख लेता हूं अलर्ट। याद रहे अब मैं अलर्ट के अंदर कोटेशन नहीं डालूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे नंबर चेक करना है ना, नंबर। मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए अलर्ट के अंदर? सर जो और भी हमारे नंबर्स होंगे डॉक्यूमेंट में वो शो 5 हो जाएंगे। 5 5 आएगा आएगी सर, सर। 5 5 आनी चाहिए। मैंने 5 स्टोर करवाया है ना नम के अंदर, तो मेरे पास 5 आउटपुट आनी चाहिए। मैं देखता हूँ, ये देखिए 5। ठीक है, याद रहे अगर मैं कोटेशन मार्क लगाऊंगा तो वो इसे एज इट इज प्रिंट करवा देगा, एज इट इज। ये देखें, नम एज इट इज प्रिंट करवा देगा। बट मुझे कोटेशन मार्क नहीं लगाना, मैं कह रहा हूं कि नंबर की वैल्यू बताओ कि नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5। जैसे कि मैंने आउटपुट देखी तो मेरे पास क्या आ गया, 5। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये इसलिए यूज होगा कि चीजों को जज किया जा सके। देखें, अभी तक आपको नहीं पता था, अब बेशक आप डेवलपर जरूर है, बट हो सकता है ये नंबर की वैल्यू किसी और जगह से आ रही हो, आपको नहीं पता कि नंबर में क्या स्टोर है। तो आप अपनी इंडिकेशन के लिए, खुद जानने के लिए, आउटपुट चेक करने के लिए आप उसे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। जैसे मैं लिख लेता हूं, अब यहां पे ये चीज नहीं आएगी, कहां पे आएगी, इंस्पेक्ट में। ये देखिए 5। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स का ये मकसद है, और इसी तरह से हम आगे जाके भी वो भी लिख सकते हैं। तीनों ऑप्शंस है ना, तीनों में से जो मर्जी आपको ठीक लगता है आप लिख लें। मेरी हैबिट अलर्ट की है, मैं अलर्ट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कुछ प्रोग्रामर्स कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंपैरेटिवली कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंसोल सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद अलर्ट वगैरह भी यूज़ करवा लेते हैं। मैं खुद अलर्ट यूज़ करता हूँ, बट मेजॉरिटी जो है वो कंसोल यूज़ करते हैं। आपकी भी मर्जी है, आप अलर्ट कर लें, ये जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि ये वेरिएबल ऐसे बनता है। अगेन ये देखिए, टर्मिनेटर मैं यूज कर रहा हूँ, टर्मिनेटर यूज कर रहा हूँ, टर्मिनेटर यूज कर रहा हूँ। हर लाइन के बाद, खत्म होने के बाद, देखिए हर लाइन का एक अपना नाम है। ये नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी बताता तो कोई इश्यू नहीं है, बट पता होना इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को आप गूगल पे क्यूरी डाल के सर्च कर सको कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, अलर्ट वाली। अलर्ट लिख लेते हो तो तब भी आपके पास गूगल रिजल्ट दे देगा। ठीक है, पर आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि काम क्या हो रहा है। आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक लाइन पे भी करवा सकते हो। कैसे?
सर वार आगे वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू उसके साथ ही उसे वैल्यू असाइन कर देंगे। बिल्कुल ठीक है कि var वेरिएबल का नेम इक्वल टू उसके साथ ही उसकी वैल्यू। तो ये लिख लें या दो अलग अलग स्टेप्स में लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। देखिए अभी भी आउटपुट 5 ही आ रही है, आउटपुट चेंज नहीं होगी। क्या है कि अभी भी आउटपुट आपके पास सेम ही है, आउटपुट आपके पास चेंज नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है कि डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही लाइन पे आप करवा सकते हो। ठीक है, डिक्लेयर भी वहीं पे हो रहा है और चीजें इनिशियलाइज भी वहीं पे हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या हो गया, मुझे पता लग गया कि मैं वेरिएबल कैसे बना सकता हूँ, उसके अंदर मैं क्या कोई चीज कैसे स्टोर करूंगा। एक बनाया है, आप हजारों बना सकते हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वेरिएबल टेम्परेचर, वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, जितने मर्जी, जितने आपका दिल चाहेगा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस हिसाब से आपको काम करवाना होगा, उतने वेरिएबल आप क्रिएट करते जाओगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस तरीका देखें वही है, वार का कीवर्ड, आगे उसका नाम, आगे इक्वल और उसकी वैल्यू। अगर तो वैल्यू देनी, अगर नहीं देनी तो कोई भी इशू नहीं है, ऐसे ही बना लें। अगेन सेमीकोलन डालने की हैबिट नहीं छोड़नी, सेमीकोलन लाजमी। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी क्या होता है, मैं इसे क्या देता हूँ, सपोज एक्स, स्मॉल एक्स, मैं अलर्ट करता हूँ स्मॉल एक्स, मेरे पास आउटपुट आ जाती है 5। ठीक है, अगर मैं इसे कैपिटल एक्स करता हूं तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, क्या 5 ही आना चाहिए या एरर आना चाहिए? सर एरर आ एरर जाए है। क्योंकि ऊपर हम लोगों ने वैल्यू स्मॉल एक्स से डिक्लेयर कर। बिल्कुल ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इसे यहाँ पे सेव करवाता हूं। देखिए कोई अलर्ट शो नहीं करवाया, क्यों? मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूं कि क्या मसला था, क्या एरर है, कंसोल में जाता हूं, वो देखें, वो कहता है एक्स इज नॉट डिफाइंड, कि एक्स आपने डिफाइन ही नहीं किया। हालांकि मैंने तो एक्स को डिफाइन किया यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे स्मॉलर एक्स को डिफाइन किया है। ये कॉन्सेप्ट होता है केस सेंसिटिविटी का, कि आपके पास स्मॉलर एक्स, स्मॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्स। ठीक है, स्मॉलर एक्स कैपिटल एक्स के बराबर नहीं होता। स्मॉलर एक्स को वो डिफरेंट जज कर देगा और कैपिटल एक्स को डिफरेंट करेगा। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ ना, वेरिएबल कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 10, अब मैं कैपिटल एक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो क्या मेरे पास प्रिंट होगा 5 या 10? सर 10। ये देखिए 10 प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एक्स उसके लिए अलग है और कैपिटल सॉरी स्मॉल एक्स उसके लिए अलग है। तो जावास्क्रिप्ट होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या पीएचपी केस सेंसिटिव थी, तो क्या जवाब देंगे? सर जी HTML थी, वो नहीं थी, HTML, वो नहीं थी HTML सर। केस सेंसिटिव नहीं, तो आप कहेंगे नहीं थी। क्यों नहीं थी, रीजन दे। तो जी वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें जो हम जैसे जिस तरह लिखते हैं तो वो उसी तरह आ जाता है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो तो आपकी बात ठीक है,
बट सर हम रीजन क्या है कि हम अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें उसका सेम ही मीनिंग होगा। बिल्कुल ठीक है कि हम पैराग्राफ का पी कैपिटल लिख देते थे या स्मॉल लिख देते थे, वो पैराग्राफ ही रहता था, वो चेंज नहीं होता था, वो सेम ही मीनिंग देता था। बट यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास मीनिंग तब्दील हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अगर आप यहाँ पे लिख लेते हो ना नंबर इज इक्वल टू 5, तो आपको रिस्ट्रिक्ट होके आप एन भी छोटा लिख रहे हो, यू भी और एम भी, अदरवाइज आपके पास एरर आएगा। ये देखें 5, मतलब कि कोई एरर नहीं आया। बट अगर मैं सिर्फ एन कैपिटल कर देता हूं तो ये देखिएगा, वो कहता है नंबर इज नॉट डिफाइंड। हालांकि मैंने तो डिफाइन किया हुआ है, बट ये वाला नम और ये नम सिमिलर नहीं है। ये दोनों को वो अलग अलग तरीके से जज करता है कि ये अलग है, ये अलग है। तो अगर आपसे कभी भी कोई सवाल पूछे कि क्या जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, तो आपने कहना है जी जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और HTML केस सेंसिटिव नहीं होती। उधर पी बड़ा डालें छोटा डालें पैराग्राफ ही रहता है। पर यहाँ पे चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। अगर आप सारा ऐसे कैपिटल लिख रहे हो तो आपको फिर ये सारा कैपिटल लिखना पड़ेगा, तब जाके एरर नहीं आएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमें पता लगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम। अब देखें मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा और हम देखते हैं चीज़ों को। नंबर 1 इज इक्वल टू 5, वेरिएबल नंबर 2 इज इक्वल टू 10, वेरिएबल नंबर 3 इज इक्वल टू 50, जो भी करना चाहिए। बल्कि मैं क्या कर देता हूँ, इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बस 2 वेरिएबल काफ़ी। और मैं क्या कर लेता हूँ, वेरिएबल सम बना लेता हूँ कि सम इसका, बस। अब देखें मैं नीचे आके सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 ये कर सकता हूं। तो सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा अगर मैं अलर्ट करवाता हूँ 15 सर 15 बिल्कुल 15 हमारे पास अगर आंसर आता है तो चीजें ठीक है, अगर कुछ और आता है मतलब कि कोई गलती है। तो ये देखिए 15 आंसर आ गया। कैसे आया 15, मैं इसके ऊपर कमेंट दे देता हूँ। यहाँ पे सम के अंदर कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने क्या करवाया देखें, 5 प्लस प्लस करवा दिया, उसके बाद करवा दिया 10। 5 प्लस 10 कितना होता है 15। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, मतलब राइट वाली वैल्यू लेफ्ट पे असाइन हो जाएगी। तो 5 प्लस 10 15, 15 असाइन हो गया सम को। तो सम इज इक्वल टू 5 प्लस 10, मतलब के सम इज इक्वल टू 50। मैंने कहा सम में क्या पड़ा हुआ है अलर्ट करवा दो, तो मेरे पास 15 पड़ा हुआ था, 15 मेरे पास अलर्ट हो गया। अब अगर मैं यहां पे वैल्यू कर देता हूं 10, क्या आउटपुट आएगी, 20 हो जाएगी। सर 20 क्या हो जाएगी जी, अच्छा जी चेक करते हैं 20। तो अब आपको हर जगह पे कोड बदलने की जरूरत नहीं है, ऊपर वैल्यू चेंज करोगे नीचे चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये उसी तरह से है जैसे मैथ के हमारे पास क्वेश्चन होते थे, ऐसे होता था। ये देखिए कि इफ x is equal to 1 and y is equal to 2, उसके बाद find the value of y, find y, सॉरी y कह रहा हूँ, z कह देते हैं। और नीचे एक कुछ ऐसे इक्वेशन लिखी होती थी कि z इज इक्वल टू ऐसे 2 ऐसे x,
प्लस वाई, इस तरह से, या कुछ ऐसे लिखी होती थी या लिखा होता था, सिंपल हो जाती थी कि x प्लस वाई। तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे एज वी नो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, एक्सप्लेन भी कर देते थे साथ साथ। तो क्या होता था, 1 आ जाता था प्लस 2 आ जाता था, 1 प्लस 2, तो z की वैल्यू हम क्या देते थे कि z इज इक्वल टू 3, कि z 3 है। बट याद रहे ये मैथ में जो इक्वल होता था उसका मकसद कुछ और था, यहाँ का जो इक्वल है इसका मकसद डिफरेंट है। यहाँ पे वो राइट से लेफ्ट की तरफ असाइन कर रहा होता है। मैथ में तो उसे बराबर कहने के लिए यूज करते थे ना, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे उसे बराबर कहने के लिए यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे उसे असाइन करने के लिए यूज करवा रहे हैं। बराबर कहने के लिए यहाँ पे सिंबल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इक्वल असाइनमेंट है, यहाँ की जो वैल्यू है वो इस सम को असाइन हो रही है, 10 5 नंबर 1 को असाइन हो रहा है, ये वाला 10 भी नंबर 2 को असाइन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है इक्वल, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे सम की जगह पे एक और वेरिएबल बना सकते हो, वेरिएबल मल्टीप्लाई। नीचे आप कह सकते हो MUL इज इक्वल टू नंबर 1, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिस का सिंबल यूज होगा, और नंबर 2। मुझे बताएं कि हमारे पास, अब मैं इसे नहीं लेता, मैं लिख लेता हूँ MUL, क्या आउटपुट आएगी? 100 सर। 100 आउटपुट आएगी, ठीक है। तो चीजें समझ आ रही हैं कि कैसे वर्क कर रही हैं। यहाँ पे प्लस क्या काम कर रहा है, मल्टीप्लाई। अब प्लस हो जरूर रहा है, यहाँ तक प्लस हो रहा है, बट हम उसकी आउटपुट नहीं ले रहे, हमारी मर्जी। यहाँ तक सम के अंदर 20 स्टोर है, क्योंकि 10 कर दी थी ना हमने वैल्यू, 10 20 स्टोर जरूर है, पर हम उसे आउटपुट नहीं ले रहे, हम किसकी ले रहे हैं, मल्टीप्लाई की। अगर हम लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस घर से अप्लाई करके आने हैं। कोई मुझे बताएगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस माइनस, जी जी रिमशा आप बताएं। सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। बिल्कुल ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंट। रिमशा ने बताए हैं, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं, ये आपका घर से प्रैक्टिस का टास्क है कि आपने ऐसे ही वेरिएबल बनाने हैं, ऐसे ही उसके ऊपर सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और उसकी आउटपुट लेनी है। इसी तरह से अलर्ट से ले लें, जिस तरह से भी ले लें, ठीक है। वेरिएबल बनाने हैं और उसके ऊपर क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। याद रहे वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, कमेंट्स भी अप्लाई करने हैं, उसके साथ साथ आपके जितना भी आज हमने पढ़ा सारा कुछ कवर अप हो जाएगा। वेरिएबल बनाना भी आ जाएगा, असाइन करना भी आ जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी आ जाएंगे, सेमीकोलन भी आ जाएगा, केस सेंसिटिविटी भी आ जाएगा, आउटपुट स्टेटमेंट भी आ जाएगा, कमेंट्स भी आ जाएंगे, सारा कवर अप हो जाएगा। तो क्या करना है, आपने इसी तरह से वेरिएबल लेने हैं और उसके ऊपर सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाना है मुझे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आज का टास्क है। जी समझ आ गई है कि क्या टास्क है, प्रैक्टिस? जी सर। ठीक है। ये LMS पे मैं अपलोड नहीं करूंगा कि LMS पे सबमिट करवाएं, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जब हम थोड़ा ज़्यादा जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे फिर कोई ऐसा टास्क दूंगा जो कि LMS पे सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक फिलहाल हम इधर तक ही रखते हैं चीज़ें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो क्लोज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह ले लेता हूँ।